हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभुत्व या अमेरिकी प्रभुत्व। विश्व के इतिहास में ऐसे युग आए हैं जब किसी एक देश ने बहुत से देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। प्राचीन युग में रोम का वर्चस्व था। आधुनिक युग में ब्रिटेन महान शक्ति के रूप में उभरा। यह कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य पर सूर्य अस्त नहीं होता है। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर II के बाद ऐसी वर्चस्वधारी स्थिति यूएसए व सोवियत संघ को प्राप्त हुई। यह दो ध्रुवीयता की स्थिति कहलाई। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद केवल अमेरिकी प्रभुत्व रह गया। इसे एक ध्रुवीयता यूनिपोलरिटी की स्थिति भी कहा जाता है। तो विश्व में ऐसे युग भी आए हैं कि बहुत देशों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। जैसे प्राचीन युग में रोम ने, आधुनिक युग में ब्रिटेन को एक समय कहा जाता था कि ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। वर्ल्ड वॉर II के बाद क्या ऐसी स्थिति यूएसए व सोवियत संघ को प्राप्त हुई। मगर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद अमेरिका के प्रभुत्व रह गया विश्व में। इसे एक ध्रुवीयता या यूनिपोलरिटी की स्थिति कहा जाता है। उसके बाद हो गया एक पक्षवाद का विकास, ग्रोथ ऑफ यूनिलैटरलिज्म। 1946 से 1991 की अवधि में दो महाशक्तियों का आधिपत्य छाया रहा, यूएसए व यूएसएसआर का। विश्व में अनेक देश अमेरिका या सोवियत संघ सोवियत ध्रुव के इर्द गिर्द घूमते रहे, लेकिन 1971 के बाद से ही अमेरिका प्रभाव बढ़ने लगा था, जिसे एक ध्रुवीयता की ओर प्रगति कहा जा सकता है। सोवियत संघ की भीतरी स्थिति, इंटरनल जो पावर थी वो घट रही थी, जिसे 1985 में राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने समझा। तभी उसने समाज को खोलो, ग्लोस्नोस्ट, लोगों को स्वतंत्रता दो व अर्थव्यवस्था का नवनिर्माण करो, पेरेस ट्रॉइका, निजी उद्यमों को प्रोत्साहन दो की नीतियों को राष्ट्र के समक्ष रखा। तो 1971 से क्या हुआ कि अमेरिका प्रभाव बढ़ने लगा। 1985 के बाद जब वहाँ पे राष्ट्रपति गोर्बाचोव आए तो उन्होंने समझा कि समाज को खोलो, ग्लोस्नोस्ट, लोगों को स्वतंत्रता दो, और दो नीति अपनाई उन्होंने। एक ग्लोस्नोस्ट, लोगों को स्वतंत्रता दो, दूसरी थी प्रेस ट्रॉइका, पेरेस्ट्रॉइका, निजी उद्यमों को प्रोत्साहन दो की नीति अपनाई। 1985 के बाद एक पक्षवाद की स्थिति का रूप अधिक स्पष्ट हो गया। सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने अमेरिका के प्रति अति नरम रुख अपनाया। 1988 में उसने अफगानिस्तान से सोवियत सेनाएं हटा ली। 1987 में अमेरिका के साथ INF की संधि की, जिसे अगले वर्ष पुष्ट किया। 1991 में खाड़ी युद्ध के समय अमेरिका ने सुरक्षा परिषद से जैसा प्रस्ताव पास करना चाहा, सोवियत प्रतिनिधि ने उसका विरोध नहीं किया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीयता की स्थिति क्या हो गई, स्पष्ट यथार्थ बन गई। तो 1991 के बाद क्या हो गया कि एक ध्रुवीयता की जो स्थिति थी वो स्पष्ट हो गई। अब हो गया अमेरिका प्रभुत्व के लक्षण, अमेरिका का जो डोमिनेंस है उसके लक्षण। फर्स्ट हो गया नई विश्व व्यवस्था की रचना। अमेरिका एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जो आतंक के भय से मुक्त हो तथा जिसमें शांति व सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। 11 सितंबर 1990 को कांग्रेस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा विश्व हो, जॉर्ज W. बुश ने ऐसा कहा कि ऐसा विश्व हो जिसमें विधि, ये जॉर्ज बुश थे उस टाइम पे, कि ऐसा विश्व हो जिसमें विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ प्रचलित हो, विश्व के सभी राष्ट्र स्वतंत्रता व न्याय को बनाए रखने में अपने दायित्व का निर्वहन करे। 1990 में जॉर्ज बुश थे, उसमें जूनियर जॉर्ज बुश बाद में थे राष्ट्रपति 2000 के बाद। दूसरा हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था का स्वेच्छाचारी संचालन। सोवियत संघ के विरोध के कारण UNO का, संयुक्त राष्ट्र संघ का अपने तरीके से उपयोग नहीं कर सकता था।
दोनों महाशक्तियों के बीच खींचतान के कारण सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता था। 1950 में सोवियत संघ के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति के कारण यह प्रस्ताव पास हो गया कि जिसके अंतर्गत कोरिया को लड़ाई रोकने के लिए सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों को लागू किया गया। लेकिन 1990 में सोवियत संघ इतना क्षीण हो चुका था कि राष्ट्रपति बुश ने जैसा चाहा सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पास कराई। खाड़ी युद्ध में दूसरी बार सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों को लागू किया गया। 2003 में यूएसए ने इराक पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन जब फ्रांस व सोवियत के राष्ट्रपतियों ने इस कदम का विरोध किया और सुरक्षा परिषद की बैठक में वीटो शक्ति के प्रयोग की धमकी दी, तो राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सुरक्षा परिषद की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया। तीसरा हो गया दमनकारी कूटनीति का प्रयोग। यूएनओ के चार्टर के अनुसार किसी राज्य के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करना वर्जित है, लेकिन अमेरिका कोई न कोई तर्क देकर ऐसा करता रहा है। कभी मानव अधिकारों के हनन की दुहाई दी जाती है, तो कभी इस्लामी आतंकवाद को मिटाने के नाम पर किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है। उदाहरण के लिए यूएसए के दबाव में नॉर्थ कोरिया ने एनटीपी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण की निंदा की तथा ईरान पर दबाव डाला जा रहा है कि वह अपने को परमाणु शक्ति संपन्न देश न बनाए। चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता। राष्ट्रों के विवादों का शांतिपूर्वक तरीकों से निपटाया जाना चाहिए। उनके बीच जो विवाद हैं शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाना चाहिए। मध्यस्थता ऐसा ही एक साधन है। अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी असाधारण भूमिका निभाने को आतुर रहता है, जैसा कि इजराइल व फिलिस्तीन मामले में। पांचवा हो गया नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विरोध। विश्व में थोड़े से देश बहुत धनी हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान, जिन्होंने 1965 में अपना G7 बना लिया। लेकिन निर्धन व अविकसित देशों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिन्होंने 1964 में अपना समूह G7 बना लिया। यूएनओ की महासभा में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लाने का अभियान चलाया। अमेरिका व उसके सहयोगी विरोधी रुख के कारण यह अभियान सफल नहीं हो सका है। छठा हो गया विश्व शांति का जो अमेरिका प्रभुत्व के लक्षण है। छठा है विश्व शांति की स्थापना। एक ध्रुवीय युग में महाशक्ति वो है जो अपनी इच्छानुसार कहीं संघर्ष करवाई तो कहीं पर चलते हुए संग्राम को रुकवा दे। यूएसए ने पाकिस्तान के माध्यम से तालिबान को सहायता दी, जिन्होंने 1996 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर पूर्व सोवियत संघ समर्थक नजीबुल्लाह के शासन का अंत किया। लेकिन 11 सितंबर 2001 की दुर्घटना हुई थी, जो अमेरिका में का बदला लेने के लिए उसने उसी शासन को मिटाकर वहां तथाकथित लोकप्रिय शासन की व्यवस्था की। 1949 में नाटो की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था पाश्चात्य यूरोप के राज्यों को लाल साम्राज्य के विस्तारवादी संकट से बचाना। शीत युद्ध के बाद भी यह संगठन क्या है, अभी भी है नाटो। उसके सदस्यों को शांति का सहभागी पार्टनर्स ऑफ पीस कहा जाता है। अब हो गया अमेरिका के प्रभुत्व के कुछ उदाहरण। फर्स्ट हो गया खाड़ी युद्ध या गल्फ वॉर। 2 अगस्त 1990 को इराक की सेनाओं ने कुवैत पर कब्जा जमा लिया। उसने यह शिकायत की कि कुवैत ने अपने ऋणों का भुगतान नहीं किया। तो क्या हुआ कि 2 अगस्त 1990 को ईरान की जो सेनाएं थे उसने कुवैत पर कब्जा किया। तो ईरान ने यह शिकायत की कि कुवैत ने क्या अपने ऋणों का भुगतान नहीं किया तथा मनमाने ढंग से उसने तेल की कीमतें बढ़ाई। वास्तव में ईरान क्या था, इराक जो था कुवैत के स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व का विरोधी था, जो उसका प्रादेशिक विलय करना चाहता था। यह मामला सुरक्षा परिषद में आया, जहां इराक के इस कार्य की निंदा की गई तथा उससे कुवैत को मुक्त करने का आग्रह किया। 6 अगस्त को सुरक्षा परिषद ने इराक पर बाध्यकारी आर्थिक प्रतिबंध आरोपित किया कि तब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सेनाएं तैनात कर दी। 29 नवंबर को सुरक्षा परिषद ने यह प्रस्ताव पास किया कि यदि 15 जनवरी 1991 तक इराक ने कुवैत को मुक्त नहीं किया तो
उसके खिलाफ बल प्रयोग सहित सभी अनिवार्य कदम उठाए जा सकते हैं। इस अवसर पर सोवियत संघ ने यूएसए के प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया। केवल चीन अपना विरोध जताते हुए मतदान के समय अनुपस्थित हो गया। चूंकि इराक ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का आदर नहीं किया, अमेरिकी नेतृत्व में 30 देशों की सेनाओं ने उस पर आक्रमण करके 27 फरवरी 1991 में कुवैत को मुक्त करा दिया। 4 अप्रैल 1991 को सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पास किया कि जिसमें कहा गया कि इराक अपने रासायनिक व अन्य घातक हथियार को नष्ट कर दे तथा कुवैत के साथ अपनी सीमाओं का आदर करे। इस घटना ने उभरते हुए एक ध्रुवीय क्षण को स्पष्ट संकेत दिए। उसके बाद हो गया अफगानिस्तान में यूएसए का दखल। जब दिसंबर 1970 में अफगानिस्तान में सोवियत की सेनाएं आ गई तो राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के विरोधियों ने वहां से भागकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शरण ली। यहाँ के मदरसों में उन युवाओं को सैनिक शिक्षण व प्रशिक्षण दिया गया, इसलिए उन्हें तालिबान कहा जाने लगा। 1990 में सोवियत सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान बार बार अफगानिस्तान पर हमले किए तथा राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की हत्या करके 1996 में वहां अपना शासन स्थापित किया। ओसामा बिन लादेन का जमाई जो था मुल्लाह मोहम्मद आमिर राज्याध्यक्ष बन गया। यह शासन इस्लामी कट्टरपंथियों की आतंकवादी गतिविधियों को गुप्त सहायता दे रहा था, जिन्होंने 11 सितंबर 2001 को यूएसए के 2 महत्वपूर्ण नगरों पर घातक प्रहार किया, जिसमें क्या हो गया, हजारों लोगों की हत्या हो गई या मारे गए। इसके पीछे अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन का हाथ होने का आकलन लगाया अथवा अमेरिका ने काबुल की सरकार से मांग की कि उसे पकड़कर समर्पित किया जाए। चूंकि अफगानिस्तान की सरकार ने इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया, 7 अक्टूबर 2001 को यूएसए व उसके सहयोगियों ने उस पर आक्रमण किया, जिससे स्वतंत्रता बनाए रखने की कार्रवाई का नाम दिया। 2 महीनों तक चलने वाले इस युद्ध में इस देश को तालिबान के शासन से मुक्त कराकर वहां पर हामिद करजई की सरकार स्थापित किया। ओसामा बिन लादेन व मुल्ला आमिर भूमिगत हो गए। सभी पाश्चात्य शक्तियों ने यूएसए का समर्थन किया। बाद में ओसामा बिन लादेन को 2011 में मार दिया गया। उसके बाद हो गया इराक पर आक्रमण। इराक पर अमेरिका आक्रमण के मूल जो 2003 में किया था, 1991 के खाड़ी युद्ध में रखे हुए हैं। उस समय इराक पर अवैध आरोप लगाया गया था कि कुवैत को हड़प कर अपने प्रदेश में मिलाया है अथवा कुवैत को मुक्त किया जाए, किंतु 2003 में इराक पर यह आरोप लगाया गया कि उसके पास जनसंहारक यंत्र हैं जिनके प्रयोग से मानव जाति को गंभीर हानि पहुंच सकती है। यह भी कहा गया कि सद्दाम हुसैन का अधिनायकवादी शासन इस्लामी आतंकवादियों को सहायता दे रहा है। सुरक्षा परिषद के निर्णय अनुसार एक जांच आयोग बना जिसे यह पता लगाने का काम सौंपा गया कि इराक के पास ऐसे जनसंहारक हथियार हैं और क्या उसने सुरक्षा परिषद के पिछले प्रस्तावों के अनुसार अपने हथियारों को नष्ट किया। इराकी सरकार ने इस जांच आयोग में आवश्यक सहयोग नहीं दिया। इस बार फ्रांस व जो रूस थे उन्होंने अमेरिका के इराक पर आक्रमण करने के विचार का विरोध किया और सुरक्षा परिषद में ऐसे प्रस्ताव पर वीटो शक्ति के प्रयोग करने का मंतव्य स्पष्ट कर लिया। ऐसी आशंका को देखते हुए यूएसए के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सिक्योरिटी काउंसिल से अपना प्रस्ताव वापस लिया। इसके उपेक्षा करते हुए 20 मार्च 2003 को इराक पर आक्रमण कर दिया। सद्दाम हुसैन के शासन का अंत हुआ, उसे मृत्युदंड दे दिया गया। चौथा है अमेरिका का जो प्रभुत्व का जो उदाहरण है, नाटो के सैनिक बलों का उपयोग। 1949 में नाटो का गठन किया गया ताकि पश्चिमी यूरोप के देशों को बढ़ते हुए जो साम्यवाद था उसके चपेट से बचाई जा सके। शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो नाटो की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी यह संगठन बरकरार है। अमेरिका की यह आशंका थी कि कहीं साम्यवादी व्यवस्थाएं पुनः जीवित न हो जाए अथवा नाटो को शांति का भागीदार कहा जाता है। इसलिए यूएसए ने अफगानिस्तान व इराक में शांति स्थापना के लिए इन सेनाओं का उपयोग किया।
उसके बाद लास्ट हो गया अमेरिका जो प्रभुत्व है उसको चुनौती कैसे मिल रही है। एक तो अर्थव्यवस्था के तौर पर अर्थव्यवस्था आर्थिक तौर पर उसे चुनौती मिल रही है। यूएसए विश्व का सबसे क्या है पावरफुल या धनी देश है, लेकिन अब विश्व में अनेक देश आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। 1957 में पश्चिमी यूरोप के देशों का यूरोपियन यूनियन निरंतर क्या कर रहा है प्रगति कर रहा है तथा उसकी मुद्रा जो यूरो है डॉलर को चुनौती दे रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने 1967 में आसियान बनाकर इस क्षेत्र में अमेरिका व्यापार को चुनौती पेश की है। चीन व जापान की आर्थिक प्रगति भी अमेरिका के उद्योगपतियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसी के निराकरण के लिए 1993 में यूएसए ने कनाडा व मैक्सिको के साथ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा स्थापित किया है। दूसरा हो गया विचारधारा के तौर पर उसे चुनौती मिल रही है। अमेरिका जो उदारवादी विचारधारा का प्रबल समर्थक रहा है। अमेरिका अपनी विचारधारा को लोकतांत्रिक कहते हैं और इसी आधार पर वे साम्यवादी, समाजवादी व सभी प्रकार के प्राधिकारवादी व्यवस्थाओं की निंदा करते हैं। शीत युद्ध के दिनों में यूएसए व यूएसएसआर के बीच तनाव व टकराव को लोकतंत्र बनाम सर्वसत्तावाद की संज्ञा दी गई। 1917 में राष्ट्रपति विल्सन ने विश्व में लोकतंत्र को बचाने का आह्वान करके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में प्रवेश किया। 1941 में राष्ट्रपति ने अपने देश को यह कहकर युद्ध में झोंका। 41 में रूजवेल्ट थे अमेरिका के राष्ट्रपति। रूजवेल्ट ने अपने देश को यह कहकर युद्ध में झोंका कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए विश्व को बचाना जरूरी है। 1945 के बाद यूएसए प्रशासन ने स्वतंत्र जगत को बनाए रखने के तर्क का प्रयोग किया, जिसका अर्थ था बढ़ते हुए साम्यवाद को रोकना। 1989 में जब सोवियत संघ विघटन के कगार पर था, फ्रांसिस फुकुयामा ने उस स्थिति को इतिहास का अंत कहा, जो साम्यवादी इतिहास का अंत कहा। लेकिन अमेरिका अपने लिए समाजवाद की धारा के प्रभाव से अछूता नहीं रख सका। इसलिए 1963 में राष्ट्रपति केनेडी ने निग्रो लोगों को नागरिक अधिकार प्रदान किए तथा निग्रो बच्चों को वित्तीय सहायता व सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की। इसी को राज्य की सकारात्मक क्रिया कहा गया। आज वैश्वीकरण व उदारीकरण का युग है। अमेरिका प्रशासन के सामने यह समस्या है कि पुराने या शास्त्रीय उदारवाद को कैसे बनाया रखा जाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया विश्व में राजनीति में अमेरिका प्रभुत्व, उसका विकास, उसके जो लक्षण, उसके जो एग्जाम्पल और जो चुनौतियां मिल रही हैं उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।